मुझे ये समझना है सर कि इतने सरकारी बैंक जब थे पहले, तो प्राइवेट बैंकों की फिर से जरूरत क्यों पड़ी? कि ऐसा सरकारी बैंक क्या नहीं कर पा रहे थे? ज्यादातर बैंकों में जो है वो 75% से नीचे है, लेकिन अभी भी कुछ बैंक हैं जिनमें लगभग 90% स्टेक गवर्नमेंट का है, तो उसको भी सरकार निकाल रही। तो शुरुआत में जब बैंकिंग इंडस्ट्री आई थी, लोग भरोसा करते थे बैंक पर कि पैसा वहां पे सेफ रहेगा। जब आम लोगों तक बैंक गया, अभी भी आप देखो कि यस बैंक की हालत भी कैसे चल रही है। न्यू कोऑपरेटिव बैंक था, उसको सारस्वत बैंक में मर्ज किया, तो उसके बाद से सरकार ने ये एक निश्चय किया कि जब बैंक आज भी डूब रहे हैं, तो डूबने पर लोगों के पैसे आज भी डूब जाते हैं क्या? तो सवाल ये भी है कि क्या पैसा सेफ है लोगों का बैंक में आज भी? सरकारी बैंक ना प्राइवेट बैंकों को फॉलो कर रहे हैं। अब वो कई बार ना तो प्राइवेट बन पाते हैं और ना सरकारी रह पाते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज पढ़ा था कि फर्जी बैंक्स बना करके लोग कौन सा स्टेट था वहां चला रहे थे। बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी पीछे एक डाटा आया, 1 लाख से ज्यादा आउटसोर्स एम्प्लॉइज है। पिछले लास्ट वीक में 4 बैंक एम्प्लॉइज। बैंक में नौकरी करना आज ठीक करियर है बैंकिंग में? बैंक में नौकरी करने का क्या मतलब है? लोगों की सोशल लाइफ खत्म है, लोगों की पर्सनल लाइफ खत्म है। अगर हस्बैंड वाइफ बैंक दोनों अगर बैंक में आ गए तो एक कोने में दूसरे के, भाई क्या है? अगर आपको लगता है कि आपका पैसा आपके बैंक में सेफ है, तो हो सकता है आपकी गलती हो। अगर आपको ये लगता है कि कल को बैंक में नौकरी करना सबसे अच्छी नौकरी हो सकती है, तो ये भी हो सकता है गलत हो। अगर आपको ये लगता है कि सरकारी बैंक में एक बार अगर आपकी नौकरी लग गई तो लाइफ सेफ है, ये भी हो सकता है बहुत बड़ी गलती हो सोच। क्योंकि कई सारे केसेस हैं इसलिए कि सरकारी बैंक में इतना प्रेशर है काम का कि लोग कर रहे हैं। ये बातें मैंने नहीं, मुझे आज पता चली है जिनके थ्रू, उनकी बातें बता रहा हूं। ऐसी बहुत सारी बातें बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में जो एक आम आदमी को पता होना ही चाहिए। अपना पैसा कैसे सेव करें भैया, बैंकिंग इंडस्ट्री में किस किस तरीके से फ्रॉड होते हैं, किस किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, और खुद बैंक वाले कई बार क्या बहुत बार लोगों का पत्ता काटने का काम, मतलब लोगों का बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये सारी पोल खोल टाइप पॉडकास्ट आज हुआ है। ये आज हम बैठे हैं अश्विनी राणा सर के साथ और उन्होंने ये सारी बातें हमें बताई है। कौन है अश्विनी राणा सर? बैंकिंग इंडस्ट्री में 37 साल काम किया है, तो बैंकिंग के सारे इनसाइट्स आज उन्होंने डिटेल में शेयर करे हैं। ये पॉडकास्ट को बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया, बहुत पैसा बच जाएगा आपका। अच्छा एक बात बताइए, जैसे SBI में एनी टाइम लंच टाइम चलता है, ये मीम भी है, सच बात है? ये अभी भी होता है? नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए क्या ना, आपको फील इसलिए होता है, मतलब कोई भी जाता है उसको वो फील होता है। अभी तो बैंकों में यह हालत है कि लोगों को रोटी खाने का टाइम नहीं है। कैसे वो लंच करते हैं पता नहीं। और 10 बजे से 5 बजे तक क्लर्क जो एसोसिएट्स रहते हैं, छोटे असिस्टेंट एसोसिएट्स, उनकी वर्किंग आवर्स हैं। ऑफिसर की कोई वर्किंग आवर्स नहीं है। 10 बजे तो आना है उसको, लेकिन वो 6 बजे 7 बजे तक वो बैठ के काम करता है। ऑफिसर 8 बजे 9 बजे तक बैठे रहते हैं और उनका जाने का वो कुछ नहीं है। सैटरडे संडे 2 सैटरडे ऑफ है, 4 संडे है, लेकिन उस दिन भी टारगेट्स के लिए बैंकों के एम्प्लॉइज को कहीं ना कहीं लगाया जाता है। इतनी थ्रेटनिंग है, इतना प्रेशर है कि हर रोज का नया टारगेट है अलग प्रोडक्ट का, कि आज इतने अगर आपने खाते नहीं खोले तो आप लॉग आउट नहीं कर सकते, ब्रांच बंद नहीं कर सकते। और ये सरकारी बैंकों का भी यही हाल है? सरकारी का ये कह रहा हूँ, प्राइवेट तो छोड़ दो, मैं सरकारी क्या कह रहा हूँ। वहां भी टारगेट्स हो गए। टारगेट अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, और उसके कारण मैं बता रहा हूँ पिछले लास्ट वीक में 400 बैंक एम्प्लॉइज के, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर। हाँ जी। और इस साल में कम से कम 50 लोग चुके हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए मीडिया को कि पीछे एक लड़की ने वो शायद कॉर्पोरेट की कहीं थी, उसके ऊपर पूरा मीडिया में हल्ला मचा था। आए दिन रहे हैं प्रेशर के कारण, क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आपने आज 5 RD अकाउंट अरे कहाँ से लाएगा वो RD अकाउंट? नहीं लाएगा तो स्टाफ वाले क्या करते हैं, अपना ही अकाउंट खोल देते हैं, या अपने घर का रिलेटिव का खोल दिया, अगले महीने बंद कर दिया,
जो खुले वो टारगेट में आ गए, लेकिन जो बंद हुए, तो ऐसे टारगेट का क्या फायदा है भाई? तो इतने ज्यादा टारगेट है, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, अटल पेंशन है, दुनिया भर के टारगेट्स हैं। अरे बैंकों का काम करने दो। सरकार को ये योजनाएं सरकार की अच्छी है, नो डाउट, लेकिन बैंकों के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट, अरे आपके पास इतनी एजेंसीज हैं, आपके पास इतनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनको लगाओ ना इसमें। मैंने तो एक बार एक बीजेपी के नेता को कह दिया था, मैंने कहा ये क्या करते हो तुम? मतलब उसको वो बड़ा गर्म सा हो गया था। मैंने कहा आप कह रहे हो जी कि हमारे बेनिफिशियरी, मैंने कहा आपका कोई कार्यकर्ता, बैंक की इतनी स्कीम है, उन्होंने कोई कैंप लगाया कि हम लोगों को ये स्कीम दिलाते हैं? बैंक वालों को डंडा देते हो। अरे बैंक वाले आपको लोन बांटें, डिपॉजिट लाएं या स्कीमें। अब उससे क्या होता है कि भाई जो एक्चुअल बैंकिंग है वो हट जाती है। भाई स्टाफ तो वही है ना, फिर लोन डिफॉल्ट होते हैं क्योंकि आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे। तो एक बात बताइए, जैसे आज के टाइम में भी बैंक पर अगर इतना प्रेशर है बैंकिंग एम्प्लॉय पर, तो बैंक पीओ का एग्जाम और पता नहीं कौन कौन सा एग्जाम दे करके बैंक में नौकरी करना आज ठीक करियर है बैंकिंग में? आज आप हैरान होंगे कि बैंकिंग में जितनी भी वैकेंसियां निकल रही हैं, पहले तो जितनी वैकेंसियां निकलती हैं वो पूरी नहीं है। यानी आज अगर पूरे देश में सरकारी बैंकों में लगभग 70-80 हज़ार वैकेंसियां हैं, तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार वैकेंसियां निकलेंगी मतलब निकाली बैंकों ने इंडेंट देकर। अच्छा, स्टेट बैंक अपना टेस्ट लेता है, बाकी बैंक IBPS के थ्रू वो करते हैं। लेकिन जब वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है, उसके बाद आप मानेंगे 40% से ज़्यादा लोग बैंक में ज्वाइन नहीं करते हैं। 40% लोग से ज़्यादा लोग बैंक ज्वाइन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि बैंक में नौकरी करने का क्या मतलब है। लोगों की सोशल लाइफ खत्म है, लोगों की पर्सनल लाइफ खत्म है। अगर हस्बैंड वाइफ बैंक दोनों अगर बैंक में आ गए तो एक कोने में, दूसरा दूसरे को, अरे भाई क्या है ये कोई? और ये आप सरकारी बैंक की बता रहे हैं? हाँ जी, सरकारी बैंकों की। तो प्राइवेट बैंक की तो और ज्यादा खराब होती होगी। प्राइवेट बैंकों का या वहां अच्छा है? नहीं, अच्छा वहां भी नहीं, प्रेशर वहां भी है। ओके। लेकिन वहां पर अगर आप पर एम्प्लॉय बिजनेस देखोगे ना, उनका कम है, सरकारी का ज्यादा है। अच्छा, सरकारी बैंकिंग एम्प्लॉय ज्यादा बिजनेस दे रहा है, आप ये कह रहे हैं? पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है, टोटल बिजनेस को अगर एम्प्लॉय से डिवाइड करोगे तो सरकारी एम्प्लॉयज का ज्यादा है, वहां कम है, वहां बटा हुआ। वो वहां आउटसोर्सिंग, मैक्सिमम आउटसोर्सिंग है, ठीक है, लेकिन वहां पर वो थोड़े कंफर्टेबल हुए। यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो मामला है उसके ऊपर ना सरकार ध्यान दे रही है, ना मैनेजमेंट, ना बैंकों में आज जो यूनियन है वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कि भाई तुम्हारा कुलीग है, उसने किया, क्यों किया? अभी पीछे पूना में एक चीफ मैनेजर ने कर लिया, उससे पहले ब्रांच मैनेजर ने, चीफ मैनेजर स्केल 4 का मैनेजर होता है, मतलब ऑफिसर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर होता है। इतना प्रेशर होता है। किस बैंक का? शायद बैंक ऑफ बड़ौदा का था। बैंक ऑफ बड़ौदा का चीफ मैनेजर। पीछे एक और बैंक के मैनेजर है वहां पर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, उसने रीजनल ऑफिस के बाहर, बिल्डिंग में बाहर, मतलब ये आए दिन खबर आ रही है, आए दिन खबरें। अगर आप इसको, क्योंकि हम तो बैंकिंग में रहे, ट्रेड यूनियन में रहे, लेकिन आज ये चीजें देखकर बड़ा इतना कष्ट होता है कि भाई हम किस साइड में जा रहे हैं। क्या ये बैंकिंग है? ये बैंकिंग नहीं है। कमाल है, ये बैंकिंग का ये रूप तो मैं पहली बार समझ रहा हूँ। हम तो ये समझते थे कि सरकारी बैंक में नौकरी लग गई तो भैया वो किसी दूसरे सरकारी नौकरी की तरह ही वो बाबू बन के आराम से ठाट में बैठे रहो, जिंदगी कटेगी आराम से। मेरे 6 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, ठीक है, उसके बाद से हमने ट्रेड यूनियन बंद कर दी। आज भी लोग फोन करते हैं, मेरा ये ट्रांसफर हो गया, गलत हो गया। अरे भाई, नॉर्थ इंडिया से उठा के साउथ इंडिया में पटक दिए जाते हैं प्रमोशन पे। साउथ इंडियन वाले को यहाँ पर, मतलब इतना दूर क्यों भेजना है भाई?
आपको ट्रांसफर करना चाहते हो, समझते हो कि भाई आप यहाँ से निकाल के आसपास किसी स्टेट में डाल दो, वो ट्रांसफर वो सेम एरिया में नहीं रहेगा। अब वहाँ जाके फिर वहाँ वो बेचारा फंसता है महाराष्ट्र वालों के चंगुल में कि आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, तमिलनाडु वाला कहता है तमिल सीखो, कन्नड़ वाला कहता है कन्नड़ सीखो। अरे भाई, जब मैं बैंक में ज्वाइन किया था मुझे ये कहा गया था कि इतनी लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी लोकल जो नेता है वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कोई लैंग्वेज के नाम पर पिटाई करता है। और कोई गांव में आप चले जाओ, गांव में बैंक वालों की दुर्दशा जो है, आगे छुटभैया नेता भी लोन नहीं देगा, बाहर निकलियो देखता हूँ कैसे निकलेगा। लोन दे दिया, रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी करने के लिए गया तो उसको पीटा है, आए दिन पिटते हैं। ओके। तो मतलब ना उसकी सिक्योरिटी है, ब्रांच में आके उसको छुटभैया नेता मार जाते हैं स्टाफ को। भाई उसकी क्या गलती है? वो तो नौकरी करने आया घर से, इतनी दूर आपके वहां पर गांव में क्यों जाएगा? तो इसलिए लोग आज बैंक में आना नहीं चाहते हैं। ये लोगों की एक जो छवि थी ना, कोई समय था कि बैंक वालों की तनख्वाह आईएएस से ज्यादा थी, ऑफिसर की आईएएस से ज्यादा थी। हाँ जी। लेकिन बाद उनको लगा कि भाई ये क्या, वही मैं कहता हूँ ये चक्र है घूमता। एक समय था कि बैंक में, मतलब नेशनलाइजेशन से पहले की बात बता रहा हूँ, कि जो बैंक का बाबू या ऑफिसर अधिकारी घर पहुंचता था तो गली में कुत्ते भौंकते थे, तो लोगों को पता लगता था कि बाबू आ गया। भाई टाइम नहीं था आने का, क्योंकि सब कुछ मैनुअल था, उसको टैली करके मिला के सारा कुछ आना पड़ता था। फिर बाद में ये आया, तो अब ये है कि थोड़ा कंफर्ट जोन में आए, तो अब फिर वही हाल शुरू हो गया, वही पुराना वाला हाल शुरू हो गया। तो इसलिए बैंक की जॉब कोई समय, मतलब लोग लड़की भी ब्याहते थे तो बैंक वालों के साथ कि भाई हाँ बैंक वाले की ठीक है तनख्वाह वगैरह, चलो सैलरी आज बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी बेटर हो गई, लेकिन सर्विस कंडीशन तो बेकार है। आपको 3 साल के बाद उठा के कहीं भी फेंक दिया जाएगा। अब हर 3 साल के बाद किसी अधिकारी की अगर ट्रांसफर होगी, उसके बच्चे हैं तो वो नए शहर में जाके वहां बच्चों को दोबारा से एडमिशन करवा सकते हैं। बच्चों के कभी दोस्त बनेंगे ही नहीं। दोस्त तो छोड़ो, स्कूलों में एडमिशन के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। इतने समय से बैंकिंग इंडस्ट्री चल रही है, कभी बैंकिंग इंडस्ट्री ने सोचा कि हमारे अपने स्कूल हो, हमारे अपने हॉस्पिटल हो? कुछ नहीं सोचा। भाई आपके पास आज भी कम से कम 8 लाख 9 लाख वर्कफोर्स है बैंकिंग की, कि कहीं बड़े सिटीज में तो कम से कम स्कूल, कोई हॉस्टल। आप अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है ये डिस्कशन, ये वीडियो देख करके, पॉडकास्ट देख करके आदमी बैंकिंग के लिए अप्लाई नहीं करेगा। नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बैंकिंग के लिए अप्लाई नहीं करनी चाहिए। मेरे से कई लोग कोई पूछते हैं ना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आज के टाइम में सबसे बढ़िया आप टीचिंग में जाइए, सबसे बढ़िया। आप अभी जो समय आ रहा है ना, बैंक में नौकरियां भी नहीं निकलेंगी, क्योंकि ये जो एआई वाला कंसेप्ट बैंक में आ रहा है ना, वहां पर सारी मशीनें ही दिखाई देंगी आपको। तो फिर किसको टारगेट देंगे? ये एआई को। अच्छा, टीचर क्यों है बहुत बढ़िया नौकरी? टीचर के लिए क्या है, देखो दोनों तरफ से है कि भाई वो पैसा भी कमा रहा है, नेशनल बिल्डिंग में भी अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर वो ईमानदारी से करता है कि उसको गर्व होता है कि मैंने इस साल जो है इतने बच्चों को पढ़ाया है, उसमें से 10 भी अच्छे अगर कैरियर में लगे तो मेरे को यार मैंने एक अच्छा काम किया। फिर उसका एक टाइम का भी सेट रहता है कि भाई इतने टाइम के बाद अपने घर को भी देख सकता है। टाइम का तो टीचर का फिक्स है, 5 बजे अगर निकलना है तो 5:01 हो ही नहीं सकता। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ आप का जो नेशनल बिल्डिंग में या लोगों को बनाने में आपका 1-2 सर्टिफिकेट सोचता है तो, लेकिन अगर आप पैसा कमाने के लिए सिर्फ सोचेंगे फिर तो नहीं। ये कि बैंक में भर्ती लोग होना नहीं चाहते हैं। अभी पीछे ही मैं एक बैंक के HR डिपार्टमेंट से मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ जो भर्ती हो रही है तो कितने लोग आप यहाँ ज्वाइन करते हैं? तो उन्होंने बताया कि एंजॉय करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ओके। 35 से 40% लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और वो भी
बहुत सारे लोग एज ए पार्किंग प्लेस आते हैं। पार्किंग प्लेस मीन्स मतलब जैसे इनको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो छोड़ जाएंगे। एट्रिशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप हर महीने बैंक की एक लिस्ट निकलती है कि इतने लोग रिटायर हुए, इतने लोग डिसमिस हुए, इतने लोग मर गए, इतने लोगों ने वीआरएस दी, इतने लोगों ने रिजाइन किया, तो उसमें से रिजाइन करने वालों की भी एक बड़ा नंबर होता है कि जो बैंक छोड़ के जा रहे हैं। ओके। इसलिए बार बार कई बार लोग कहते हैं, आज का यूथ कहता है कि एनपीएस एनपीएस। मैं कहता हूँ आज के यूथ के लिए एनपीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन है। कारण क्या है कि वो फिक्स कहीं भी जॉब करने वाला नहीं है। 5 साल यहाँ है, 5 साल वहाँ है, तो वो एटलीस्ट जो अर्न करेगा वो अपने साथ कैरी तो कर रहा है। नहीं तो क्या होता था कि अगर आपने जॉब छोड़ी तो आपका जो भी है वो खत्म हो गया, आपका ग्रेजुएटी ये वो कोई बेनिफिट नहीं। यहाँ एटलीस्ट आप उसको हमेशा आपके साथ रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, वो कैरी कर रहे हो। तो इसलिए आज के यूथ के लिए, उनके लिए जो कि अपना कैरियर फ्लेक्सिबल चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा एक बात बताइए, ये बैंक वाले बैंकिंग पे कम फोकस, इंश्योरेंस बेचने पे ज्यादा फोकस क्यों रखते हैं? बिल्कुल, ये एक और बीमारी है। क्या होता है कि बैंकों को क्या लगा कि कमाई बढ़ानी चाहिए, तो उसका एक तरीका उन्होंने निकाला। फिर बैंकों में जो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूटिव टॉप में आते हैं, उनको ये कंपनियां बोर्ड को इन्फ्लुएंस करती हैं कि भाई आप हमारे साथ टाई अप कीजिए। अब उन कंपनियों का क्या फ़ायदा है कि उनको आप एक बैंक की, अगर मान लीजिए 10,000 ब्रांचेस हैं ये बैंक की, समझ लो पूरे देश, उनको 10,000 आउटलेट मिल गए, उनको उसका 1 लाख स्टाफ मिल गया, हैं जी, बिजली पानी सब उन्हीं का है, कोई इनका ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं। इन्होंने कुछ अपने जो मैनेजर्स लगा दिए जो उनको देख रहे हैं कि सर कितना हो गया कितना हो गया। कुछ लोगों को लगा दिया जो ब्रांच में बैठ गए। फिर वो क्या होता है कि कोई एफडी करवाने आया तो उसको भेज देता है, भाई इनसे मिल लो, आप एफडी क्यों करा रहे हो। तो वो उसको फंसा लेते हैं म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में। फिर कोई लोन लेने आया, तो भाई आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, लोन के साथ इंश्योरेंस कराओ। हाँ नहीं, कुछ लोन के साथ तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है। हाँ, वो तो ठीक है। आप लॉकर लेने गए, आप स्टेट बैंक में जाओ लॉकर लेने के लिए, आपको कहेंगे कि आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। अरे भाई, इंश्योरेंस और लॉकर का क्या मतलब है? मैं आपका कस्टमर हूँ, मेरा सेविंग डिपॉजिट आपके पास, फिर आप कह रहे हो कि इंश्योरेंस लो। यानी वो उसके साथ, तो 1-2 लोगों को हमने कहा उनको बोलो कि लिख के दे दो मेरे को आप। यानी क्योंकि वो आपके पास आया है, फंसा है, तो आप उसको वो चिप दोगे। मतलब ऐसा लगने लग जाता है कई बार कि बैंक वालों का मेन काम ही इंश्योरेंस बेचना है। नहीं, उसमें क्या उनका है, बैंकिंग काम नहीं है। उसमें क्या है कि एक तो बैंक को इनकम हो रही है, ठीक है, फिर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, कुछ लोगों को कमीशन मिलता है, यानी सारा वो धंधा है भाई। पर सरकार बार बार उस पर चिता किया है कि बैंकिंग करो, इस तरह के काम मत करो। हम कह रहे हैं भाई आप बैंक को इंश्योरेंस बेचना है, इंश्योरेंस बेचना करना करिए, आप अपनी एक सब्सिडी बनाइए, जैसे SBI लाइफ बनाई, आप करिए ना बिजनेस। आप स्टेट बैंक हैं या कोई भी बैंक है, आप किसी प्राइवेट प्लेयर की इंश्योरेंस बेच रहे हो, कल को वो इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड डूबता है, आपका अपना कस्टमर खराब हो रहा है उसके कारण से। आपका लॉयल कस्टमर है, आपका एक अच्छा कस्टमर है, लेकिन आपकी गलती से नहीं, उस इंश्योरेंस कंपनी या उस म्यूचुअल फंड के कारण वो आपका कस्टमर आपसे नाराज हो रहा है। किसको चिंता है? अच्छा, क्रेडिट कार्ड के पीछे क्यों पड़े रहते हैं बैंक वाले? वो भी धंधा है ना। एक मैं देखता हूँ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड तो देना ही देना है हर कस्टमर। देखो, क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो स्टेट बैंक का। क्रेडिट कार्ड पे सबसे बड़ा फ्रॉड स्टेट बैंक का इसलिए है, आप कॉर्पोरेट है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो कहेंगे कि आपको कॉर्पोरेट आपको फ्री कार्ड दे रहे हैं।
पहले साल आपको कार्ड दे दिया, आप यूज करो नहीं करो, अगले साल आपसे पूछना चाहिए कि आर यू इंटरेस्टेड टू रिन्यू, नहीं पूछते, आपको वो बस कर देते हैं रिन्यू करो के आ गया। अब अगले साल आपको उसको पेमेंट करना है, आपने नहीं किया, मान लो 500 रुपए है, आपने 500 नहीं किया तो उसके ऊपर उनका मीटर चालू हो जाता है। 500 रुपए के चार्जेस से लेकर हजारों रुपए तक का पेनल्टी, आधे कार्ड जो है ना स्टेट बैंक के या कि वो इसी तरह से ओवरड्यू है, वो इस कारण से है। अरे भाई ऐसी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? आप मेट्रो में जाओ, वहां खड़े हो, कार्ड ले लो, कार्ड। अरे भाई जिसको चाहिए, पीछे एक बैंक ने क्या किया, टारगेट पूरे करने के लिए, नाम नहीं बताता उसका बैंक का, उन्होंने कहा कि जो अच्छे कस्टमर है सबको कार्ड चेप दो, सिस्टम में कार्ड इशू कर दिया, बिना पूछे कस्टमर से। हाँ भाई अच्छा कस्टमर कार्ड नहीं है, डाल दिए, और बाद में उसका एड्रेस जो है चेंज कर दिया ताकि वो कार्ड उस कस्टमर के पास ही ना जाए, वो बैंक में वापस आएगा। मतलब कस्टमर में टारगेट पूरा होगा कि इतने कार्ड इशू कर दिए हमने। अरे ये कौन सी बैंकिंग है भाई? कौन सा बैंक था ये? मतलब इतनी बुरी। अच्छा पॉजिटिव ढंग से धंधा करो ना। तो ये बातें आपको कैसे पता? ये न्यूज में नहीं आई थी क्या? आई थी न्यूज में, आती कहाँ है ये बात? ओ भाई हम इसलिए क्योंकि हम बैंकिंग से जुड़े रहे हैं तो हमें पता है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन हम ये बात एक इसलिए बैंक का नाम नहीं बताया कि बैंक की इमेज नहीं खराब करनी है, हमें बैंक का जो सिस्टम है ना उसको ठीक करना। ये सरकारी बैंक था या प्राइवेट? सरकारी। ओ अभी जनधन की बात करते हैं, बहुत मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके सिविल पे तो क्रेडिट कार्ड इशू हो गया ना। अरे वो किसको चिंता है सिविल की? मैं बता तो रहा हूँ ना, अनैतिक काम क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि आज सरकार जितनी स्कीम लाए बहुत अच्छी हैं जनता के वेलफेयर के लिए। जनधन मोदी जी का एक सपना था, बहुत बढ़िया किया। एक जगह एक बैंक में खाते खोलने हैं, एक एग्जीक्यूटिव ने कहा भाई जी कैसे खोले, लोग नहीं है, मतलब उस एरिया में ऐसे उन्होंने कहा कि भाई आप एक जो वोटर लिस्ट होती है ना, एक वार्ड की उठाओ, वो नाम पंच करो, 0 बैलेंस करके अकाउंट क्रिएट कर दो, टारगेट हो गया। ये बैंकिंग है क्या? नहीं, ऐसी बैंकिंग हो रही है। ऐसे ऐसे गधे अधिकारी बैंकों में हैं जो पागलों की तरह। अब ऐसे में कौन कर्मचारी चाहेगा कि मैं बैंक में जाए काम करूं? ओके। मीडिया को इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपनी दूसरी राजनीति करनी है। तो इसलिए बड़ा कई बार लगता है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब इतना अच्छा सिस्टम है बैंकिंग का, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब फ्लड है काम का। आप थोड़े से एफर्ट करो सही काम के लिए, लेकिन टारगेट्स ने खराब कर रखे हैं। टारगेट्स भी और फालतू के। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आप ही का देखा था सबसे पहले कि 500 के नोट बंद होने वाले हैं। क्या 500 के नोट भारत में बंद हो जाएंगे? बिल्कुल बंद होंगे। बिल्कुल बंद होंगे। कैसे और कब? देखिए हमने वो जो एक अपनी वीडियो भी बनाई थी, उसका लॉजिक यही था कि भाई सरकार की, आरबीआई की तरफ से जो एक पेपर में जो खबर छपी वो यही थी कि भाई रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक जो है अपने एटीएम से सितंबर तक जो है 90% लोडिंग करें 100 और 200 के नोट को। 90% लोडिंग करें? 75%। 75% मतलब एटीएम में 100-200 के नोट भरे, बाकी मतलब 30% के आसपास ही 500 के, मतलब 75% एटीएम में 100-200 के नोट भरें, 75% एटीएम से। अच्छा ये सरकार का ऑर्डर था? रिजर्व बैंक का, ठीक है। और अगले साल मार्च तक जो है वो 90% एटीएम्स में 200 और 100 के नोट होने चाहिए। अच्छा ये आरबीआई का आ गया? ये आरबीआई ने, हाँ, मतलब पहले साल 75% भरो 100-200 के नोट, हाँ, अगले साल 90% 100-200 के नोट भरो, और 6 महीने बाद 90% तक। ओह। अब आप ये देखो कि आज जब डिजिटलाइजेशन का युग है
तो 100-200 रुपए को कौन यूज करता है? आप करते हैं? नहीं। एटीएम से हम निकालते हैं, 500-500 के नोट निकालते हैं, निकलते हैं, और वो जो भी थोड़े बहुत रखने होते हैं 100-200 के तो कहीं यूज ही नहीं होते हैं। चाहे छोटी जगह है, मतलब कितने कितने दिन हम बिना पैसों के ही घूमते रहते हैं। तो हमें लगा कि ये कहीं गड़बड़ है, तो हमने वो उसको चलाया कि भाई ये सरकार इसको बंद करेगी, और सिस्टमेटिकली कि जैसे 2000 के नोट को अभी वो लीगल टेंडर है 2000 का नोट अभी भी, लेकिन उन्होंने सिस्टम से बाहर किया, बड़े एक सिस्टम से किया। मतलब 2000 का नोट अगर किसी के पास है तो वो यूज कर सकता है? नहीं, यूज नहीं कर सकता वो। अभी तो ये है कि वो आरबीआई में दे देगा, वहां से वो उसके बैंक में क्रेडिट आ जाएगा। ओके, अच्छा, ठीक है। लीगल टेंडर का मतलब ये है, ठीक है। यूज नहीं करता। यूज करने के लिए उन्होंने एक टाइम लिमिट दी थी कि इतने टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। तो पहले उन्होंने बैंकों को कहा कि भाई बैंक जो है, जितने 2000 रुपए के नोट आपके पास डिपॉजिट होने हैं, वो पब्लिक में नहीं था कि जितने आएंगे आप उनको रिसर्कुलेट नहीं कीजिए, आप उसको अपने यहाँ पर डंप करते जाइए। फिर उसके बाद उन्होंने उसको कहा कि भाई इसको हम चलन से बाहर कर रहे हैं। तो 500 रुपए का नोट भी ऐसे ही चलन से बाहर होगा, बंद नहीं होगा, बाहर हो जाएगा। ओके, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बचेगी ही नहीं, मार्केट से ही उड़ा देंगे 500 के नोट। कारण क्या है कि ये सरकार की अगर ये सोच है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी सोच है। कारण क्या है कि 2000 के नोट लगभग 98% ज्यादा वापिस आ गए। सरकार ने किसी को पकड़ा तो नहीं। लेकिन आप ये देखो, इतना पैसा जो बैंकों में डिपॉजिट आ गया, उससे क्या फायदा हुआ? क्या? बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई ना। हाँ, ठीक है। उस पैसे को बैंकों ने क्रेडिट दिया, नहीं तो वो 2000 के नोट कहीं डंप पड़े थे, इकोनॉमी में उसका कोई यूज नहीं था। वैसे ही आज आप जितने 500 रुपए के नोट हैं मार्केट में, आधे नोट उसमें से डंप हैं। आप देखते हो ना, कहने का मतलब ब्लैक मनी की बात कर रहे हो आप? ब्लैक मनी हो या व्हाइट मनी हो, डंप है। मतलब ब्लैक मनी है जो कि आजकल निकल रहे हैं ना कई जगह से, जब रेड होती है तो ऐसे निकलते। उसका इकोनॉमी में क्या उसका पर्पज है? हाँ, तो डंप का मतलब ब्लैक मनी ही हुआ ना, या और कुछ और? व्हाइट भी लोग, भाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने बैंक में जमा नहीं कराया, अपने पास रख लिया, लेकिन मैंने शो किया हुआ अपनी रिटर्न। हाँ। लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट है कि उससे ज्यादा नोट नहीं रख सकते। हाँ। चलो, लेकिन उस पैसे का इकोनॉमी में कोई यूज नहीं है। तो वो पैसा, अगर वो नोट वापिस चले जाएंगे तो कम से कम बैंकों के पास वो सर्कुलेशन के काम आएगा। सर्कुलेशन का काम आएगा, बैंकों का डिपॉजिट बढ़ेगा ना, डिपॉजिट बढ़ गया, लिक्विडेशन के काम आया उनके। तो और सरकार अब ये चाह रही है कि भाई डिजिटलाइजेशन की ओर जाएं हम, जो भी है, और इसको फर्दर वो लेके जाना चाहते हैं। और छोटे मोटे खर्चे के लिए आपको नोट चाहिए, और क्या है कि नोट को जो छापने का जो कॉस्ट है ना, बहुत बड़ी है अभी। भाई एक तो छापने की कॉस्ट है, फिर उसको स्टोर करने की, रिजर्व बैंक से बैंकों तक भेजने की, फिर पुराने नोटों को अलग कर, मतलब वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। अभी पीछे एक शोर मचा था कि भाई यूपीआई के ऊपर भी ट्रांजैक्शन जो है उसके ऊपर भी चार्जेस लगेंगे। तो हमने ये कहा कि भाई आम पब्लिक को कोई चार्ज लगेगा नहीं, और मान लो अगर बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई चार्ज लगता भी है तो, क्योंकि नोटों का भी तो जो कॉस्ट जो है प्रिंटिंग का या वो सरकार उसी को वही मैनेज करती है ना। तो वहां जो पैसा बच रहा है उसको यहाँ पर भी जो कॉस्ट आ रही है अगर ट्रांजैक्शंस की, तो सरकार उसको बेयर करे, पब्लिक के ऊपर उसको मत डाला जाए। तो उसका पर्पज यही था। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में पूरी तरीके से ऑनलाइन ही हो जाएगा पेमेंट सिस्टम, कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम मात्र रहेगा कैश, छोटी मोटी भाई जहां पर। अच्छा, फिर कैश के लिए आरबीआई ने जो है अपनी डिजिटल करेंसी भी शुरू कर दी हुई है। उसका यूज क्या है समझ ही नहीं आया, क्या करे उस डिजिटल करेंसी का? उसको क्या है, जिस तरह से वो लेके आए थे ना, उसका सीधा पर्पज था कि भाई एक जो यूथ के अंदर क्रिप्टो का एक क्रेज, लेकिन वो
क्रिप्टो और इसमें फर्क है। वो तो है, दोनों चेन बेस्ड सिस्टम है, लेकिन वो एक तो इलीगल है और वो नहीं, इलीगल तो नहीं, रेगुलेटेड नहीं है। वो उसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज होती रहती है, मतलब हाँ। लेकिन यहाँ नोटों की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ। जो आरबीआई के, ये लोगों की, उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि भाई मैं नोट किसी को दूं या रखूं। कई लोगों को रहता है ना जी, अब कोई फंक्शन है, अभी भैया दूज हुई या राखी हुई, तो बहन को पैसे देने हैं तो नोट देने चाहिए। तो आपके पास अगर वो डिजिटल करेंसी है, उसके पास भी है, तो आपने वो उसको शिफ्ट कर दिया। तो उस डिजिटल करेंसी और पेटीएम और यूपीआई में क्या फर्क हुआ? मैं वो बता रहा हूँ ना, एक क्रेज नोटों का, वैल्यू का नहीं, नोट है मेरे पास, तो मतलब खेलने के लिए बना दिया डिजिटल करेंसी आरबीआई ने। खेल भाई, अगर मैं बताऊँ ना, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई नोट होने चाहिए। नहीं तो सच में कोई रेलेवेंस है? वो उसका मतलब एक फील दिया बस नोट का। हाँ, यही किया। हाँ, फील के लिए कह रहे हैं डिजिटल करेंसी, और डिजिटल करेंसी थोड़ी है। नहीं, करेंसी है, वो यूज हो रही है, आप उसको यूज कर सकते हो, आप बैंक से ले सकते हो, बैंक में जमा करा सकते हो। हाँ, लेकिन क्रिप्टो करेंसी तो बेसिकली नहीं, वो ऐसा है कि भाई वो एक सोच हो सकती है कि सरकार की, लेकिन वो उसका जगह नहीं ले सकती, वो उसकी जगह नहीं लेगी। लेकिन लोगों के अंदर, जिनके अंदर एक फीलिंग है कि मेरे पास नोट हो और मैं नोट दे रहा हूँ। कई लोगों को होता है ना कि भाई आप अब क्या है कि भाई बच्चे हैं या किसी को भी दिया आपने, नोट दिया है तो उसको लगता है पैसे मिले, आपने उसको पेटीएम कर दिया तो उसके लिए पेटीएम का क्या वैल्यू है? हाँ, ठीक है। नोट आए तो उसको डिजिटली उसको देखने को मिलेगा नोट। भाई हाँ, तो वो नोट। तो एक बात बताइए कि अगर पूरी तरीके से पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा क्या? क्योंकि ऑनलाइन तो भ्रष्टाचार होगा नहीं, सारा कैश सिस्टम में भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार में और इनकम टैक्स में या इन दोनों में फर्क है। भ्रष्टाचार का एक लेवल अलग है। ये कम से कम जो आपका जो इनकम लोग अपनी छुपाते हैं वो नहीं छुपा पाएंगे। तो इनकम छुपाना ही तो बड़े लेवल पे जो लोग करते हैं वो भ्रष्टाचार होता है। नहीं, भ्रष्टाचार व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करके। नहीं, जो लोग रिश्वत देते हैं या बाकी चीज करते हैं, लेकिन वहां पर भी आजकल उसके स्वरूप बदल गए हैं ना। आजकल इंडियन करेंसी की जगह डॉलर चलने शुरू हो गए हैं या क्रिप्टो करेंसी चलनी शुरू हो गई है। तो वो मतलब लोगों ने भी तो रास्ते ढूंढ लिए ना। कैश का रूप ले लिया क्रिप्टो करेंसी ने। नहीं भाई, उसकी तो कहीं पर लिखा पढ़ा तो है नहीं। मतलब कैश लोग इसीलिए रखते थे कि सरकार की नजर में ना आए। अब वो कैश आदमी क्रिप्टो में रख रहा है तो क्रिप्टो में रखने से भी सरकार की नजर में नहीं आ रहा। क्रिप्टो में रख रहा है, डॉलर खरीद के जो है वो डॉलर को उस तरह से यूज कर रहा है, तो वो उसमें समय लगेगा। लेकिन ये है कि भी जो लोग अपना, तो कुल मिला के ये बात है कि कैश अगर खत्म भी हो गया, टोटली पेमेंट डिजिटल हो भी गया, तो भी ब्लैक मनी कहीं नहीं जाएगा, वो ब्लैक मनी रहेगा। वो ब्लैक मनी नहीं होगा फिर। वो ब्लैक मनी का भाई आपने देखो, आ सकता है कि बाद में आपकी जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसी के ऊपर टैक्स आ जाए। मान लो आपकी इनकम के ऊपर सरकार कहे भाई इनकम छोड़ो, आप कितना खर्चा करते हो उसके ऊपर टैक्स देना आपको। ठीक है, तो आज भी तो करता होता है, हर एक्सपेंस पे जीएसटी भरते हैं। वो है, मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स खत्म करके। ठीक है भाई, आप जितना मर्जी कमाओ, खर्चा करोगे उसके ऊपर टैक्स देना है। अब वो ऑनलाइन है तो इसलिए वो तो सब रिफ्लेक्ट होगा ना जी। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब वो अगर वो कहीं देगा तो भी तो ट्रेस होगा वो। लेकिन क्रिप्टो में जहां अगर पेमेंट किया तो अगले ने भी क्रिप्टो में लिया, तो अलग ही है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो क्रिप्टो कितने लोग रखेंगे। अब आप ये देखो कि आज, खैर ये विषय हो थोड़ा सा भटक जाएगा, कि जो ट्रम्प का जो ये डील अटकी हुई है उसके पीछे वो भी एक कारण है ना। कौन सा कारण? कि वो यहाँ पर
ट्रम्प महाराज जो हैं क्रिप्टो को यहाँ पर वो लीगलाइज करवाना चाहते हैं कि वो जो करेंसी है यहाँ पर उसको जो है सरकार परमिट करे। नहीं, ऐसा कहाँ कोई मुद्दा है, ऐसा है क्या? नहीं, बोलना नहीं होता। अच्छा। पाकिस्तान देखिए ने सरेंडर किया ना, पाकिस्तान ये क्रिप्टो बिजनेस जो है उसका फैमिली बिजनेस है, जो कि पाकिस्तान में अब वो कर सकता है। हाँ। तो उसको तो अपना धंधा बढ़ाना ना, वो बिजनेसमैन है भाई। यहाँ पर भी वो ये क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। वो इस ट्रेड डील के साथ आर्म्स डील करना चाहता है, जो कि सरकार ने कहा कि नथिंग डूइंग। आर्म्स का मामला अलग है कि भाई आर्म्स तो डिफेंस की रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना, लेकिन वो जैसे होता है ना कि आप मार्केट में जाओ तो एक के साथ दो फ्री, वो वैसा करना चाहता है। और रसिया का तेल तो सिर्फ एक बहाना है। हाँ, तो इसलिए वो जो क्रिप्टो वाला कहानी है ना, वो भी एक कहानी है। तो अश्विनी सर, पहले ये बताइए मुझे कि ये बैंकों का इतिहास क्या रहा है? बैंकों का प्राइवेटाइजेशन के पीछे सरकार की सोच क्या थी? क्या है कि आज़ादी के बाद बैंक प्राइवेट ही थे, सभी कुछ बड़े बड़े सरमाएदारों के, उद्योगपतियों के हाथ में थी। तो वो जिस तरह से जैसे सरकार बनी देश आज़ादी के बाद, उसका उद्योगीकरण भी शुरू हुआ, लेकिन ये बैंक जो प्राइवेट बैंक थे ये अपने अपने इंडस्ट्रीज़ को, अपने अपने लोगों को ही फाइनेंस करते थे। मतलब आम जनता के लिए बैंक में घुसना बहुत मुश्किल सी बात थी। तो 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री, तो उनको लगा कि भाई ये बैंक जो है ये हमारी इकॉनमी के अंदर या प्रगति के अंदर कोई योगदान कर नहीं रहे। लगभग 70 के करीब बैंक थे प्राइवेट, तो इनका कुछ किया जाए, और वो अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि इनको नेशनलाइजेशन किया जाए इनका। तो 14 बैंकों को उस समय नेशनलाइजेशन किया गया, जो बड़े बड़े बैंक थे। तो उसके बाद जो है बैंकों का जो एक्सपेंशन शुरू हुआ, जो बैंक मतलब गांव तक नहीं जाते थे, आम जनता तक नहीं जाते थे, तो वो बैंक वहाँ जाने शुरू हुए और आम लोगों की अप्रोच में आ गए। लोग वहाँ जाते थे, अपना फाइनेंस भी करते थे। फिर इंडस्ट्रीज़ को, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज देश में जो आर्थिक प्रगति हुई, मतलब वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो बैंकों ने उनको फाइनेंस करना शुरू किया। सरकार की जो योजनाएं थी उनको भी फाइनेंस करना शुरू किया। तो इस प्रकार से वो प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइजेशन का यात्रा, जिसे कहना चाहिए, आज़ादी के बाद शुरू हुई। तो उससे लोगों को बहुत राहत मिली। हालांकि लोगों का कहना है कि भाई नेशनलाइजेशन जो था वो नेशनलाइजेशन ना होकर राष्ट्रीयकरण ना होकर सरकारीकरण ज़्यादा हो गया। सरकारीकरण जी, ऐसा क्यों? क्या है कि भाई सत्ता में जो भी सरकार रही, तो उन्होंने उन बैंकों को अपने स्कीम्स को लाने में, उस प्रकार से करने में जो उसको यूटिलाइज किया। और पार्टी के ही बहुत सारे जो ऐसे लोग थे वो बोर्ड में रहते थे, तो वहाँ पर भी वही भाई भतीजावाद चलता था। लेकिन अल्टीमेटली कुल मिलाकर बैंकों के कारण जो है लोगों को रोजगार मिला। गांव तक जहाँ तक पहुँच नहीं थी वहाँ तक वो बैंक गए। उस समय शायद नेशनलाइजेशन के समय 8,000 के करीब ब्रांचेस थी, आज 1 लाख के करीब सरकारी बैंकों के ब्रांचेस हैं। तो इतना बड़ा जर्नी जो है वो उसी कारण से हो पाए कि वो फिर प्राइवेटाइजेशन पर क्यों आई? क्या है कि मैंने जैसे कहा ना कि भाई ये 14 बैंक हुए, उसके बाद 80s के अंदर फिर 4 बैंकों को और बड़े बैंकों को, पंजाब एंड सिंध बैंक था, आंध्रा कॉर्पोरेशन, विजया बैंक, इनको फिर जो है नेशनलाइजेशन किया। लेकिन उसके बाद नरसिम्हन कमेटी एक बनाई गई कि बैंकों के रिफॉर्म्स होने चाहिए, बैंकों में और क्या हो सकता है, क्योंकि समय समय पर बदलाव तो होना चाहिए। तो नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि बैंकों का निजीकरण हो, बैंक प्राइवेटाइजेशन। तो सरकार ने उस समय बैंकों को, जो सरकारी बैंक थे उनको तो नहीं छेड़ा, लेकिन प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस मिलना
भाई प्राइवेट बैंक पहले भी थे, लेकिन वो क्या है कि भाई बड़े बैंक जैसे HDFC, ICICI बैंक आम लोगों की पहुंच से दूर थे वो। हाँ, उनका जो बेस था वो लाए इसीलिए गए, बनाए इसलिए गए कि बड़े व्यापारियों को सपोर्ट कर सके, क्लास को, एक क्लास को। आज भी अभी देखो पीछे ICICI बैंक ने किस प्रकार से अपना 50,000 रुपए मिनिमम बैलेंस कर दिया था, लेकिन वो दबाव पड़ा तो फिर वो वापस चले गए। यानी वो चाहते हैं कि भाई हम, और होता भी यही है। अब आप देखो कि सरकार की आज भी अगर सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जनधन खाते ही हम कहें 56 करोड़ के करीब बैंकों ने खाते खोले हैं, तो उसमें अगर ये निजी बैंकों का अगर रोल कहें, ये 8 बड़े निजी बैंक हैं जो, और कुछ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक भी हैं, तो इन्होंने कुल मिला के इनका रोल जो है, इन्होंने 1.75 करोड़ अकाउंट्स इन्होंने खोले हैं 56 करोड़ में से। तो आप देख लीजिए कि भाई इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये आम जनता के लिए नहीं है, और वो चाहते भी नहीं कि आम जनता आए, क्योंकि छोटा पैसा होगा, कम पैसा होगा, तो बैंक उसको कॉस्ट जो है उनके हिसाब से कि वो कॉस्ट आती है तो उसको सर्विस नहीं करना चाहते। ओके, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया गया था। हाँ, प्राइवेटाइजेशन क्या भाई, एक नए तरह की बैंकिंग का शुरुआत किया जाए, तो उसलिए दोबारा से वो प्राइवेटाइजेशन किया। और उसके साथ साथ फिर जब ये सरकार भी आई तो यहाँ पर भी जो है बैंकों का मर्जर शुरू हुआ। सबसे पहले स्टेट बैंक का जो एसोसिएट्स बैंक थे 7, उसमें से पहले एक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मर्ज किया गया, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर किया गया, फिर आस्ता जो 5 बैंक थे वो झटके में स्टेट बैंक में मर्ज कर दिए। यानी स्टेट बैंक की एसोसिएट्स बैंक, जो कि जिसे कहें कि भाई स्टेट के बैंक थे वो, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक जो स्टेट सी ओरिजिनली इंडिया में, उनके ओन वो महाराजाओं के वो बैंक थे, वो नेशनलाइज हो गए थे, लेकिन उनको स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया, ताकि एक बड़ा बैंक जो है विश्व स्तर का जो है हम खड़ा करें। तो इसलिए उन सब बैंकों को मर्ज कर दिया। लेकिन मुझे ये समझना है सर कि इतने सरकारी बैंक जब थे पहले, तो प्राइवेट बैंकों की फिर से जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा सरकारी बैंक क्या नहीं कर पा रहे थे? क्या है कि सरकारी बैंकों में सरकार की एक लिमिटेशन होती है उसमें कैपिटल डालने की। भाई आपको अगर फंडिंग करनी है, लोन देना है, तो आपको उसमें पैसा चाहिए। तो पहले सरकार के ओन्ड बैंक जो थे वो सारा स्टेक सरकार के पास था, बाद में सरकार ने उसको अंदर पब्लिक में चले गए, तो शेयर जो है सरकार ने बेचे, अपना पैसा उसमें से निकालना शुरू कर दिया। तो आज भी ज़्यादातर बैंकों में जो है वो 75% से नीचे है, लेकिन अभी भी कुछ बैंक हैं जिनमें लगभग 90% स्टेक गवर्नमेंट का है, तो उसको भी सरकार निकाल रही। तो सरकार का सोचना ये था कि बड़े अगर इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को अगर फंडिंग करनी है, तो उसके लिए जो पैसा है वो कैपिटल, क्योंकि सरकार की एक लिमिट है कैपिटल डालने की, समय समय पर डालती भी रहती है, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि कुछ ऐसे प्राइवेट बड़े बैंक बने जो कि बड़ी इंडस्ट्री को जो है सर्व कर सके, मतलब उनको सर्विस कर सकें, क्योंकि ये बैंक जो है उतने सक्षम नहीं है कि उनको वो फाइनेंस कर सकें। तो शुरुआत में जब बैंकिंग इंडस्ट्री आई थी, लोग भरोसा करते थे बैंक पर कि पैसा वहां पे सेफ रहेगा। जब आम लोगों तक बैंक गया, तब की बात कर रहा हूं मैं, आम लोग भरोसा कर पाते थे? बिल्कुल किया है। कारण क्या है कि उससे पहले जब वो प्राइवेट बैंक थे तो प्राइवेट बैंक आए दिन डूब जाते थे। अच्छा। हाँ, अगर आप टोटल शुरू से आज तक देखो तो सैकड़ों प्राइवेट बैंक डूबे हैं। इवन दो नेशनलाइजेशन के बाद भी मतलब बहुत सारे बैंक डूबने की कगार पे थे, जिसको सरकार। और ये डूबे हैं का मतलब लोगों के पैसे भी डूबे हैं, इसका मतलब? हाँ, उस समय डूब गए वो। तो बाद में सरकारों ने ये तय किया कि भाई बैंक को डूबने नहीं देंगे, इसलिए समय समय पर बहुत सारे बैंक जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी तो उनको किसी सरकारी बैंक में मर्ज कर दिया जाता। तो ऐसे हमारे सामने बड़े उदाहरण हैं। लक्ष्मी कमर्शियल बैंक था, कैनरा बैंक में गया, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक था।
तो ऐसे बहुत सारे बैंक समय समय पर आए। अभी भी आप देखो कि यस बैंक हाँ की हालत भी कैसे चल रही है। न्यू कोऑपरेटिव बैंक था, उसको सारस्वत बैंक में मर्ज किया है। तो उसके बाद से सरकार ने ये एक निश्चय किया कि बैंक को डूबने नहीं देंगे। ऐसा क्यों? सरकार को क्या है फायदा इससे? ये सरकार की, देखिए, नहीं तो अगर पब्लिक का जो ट्रस्ट है अगर वो टूट जाएगा ऐसे अगर बैंक बैंकिंग में डूबते खत्म हो जाए। तो इसीलिए बाद में सरकार ने एक इंश्योरेंस शुरू की। तो क्या होता था कि भाई अगर बैंक किसी कारण से डूबा तो आपका 1 लाख रुपए तक आपको मिलेगा, चाहे आपका पैसा कितना भी हो। लेकिन बाद में सरकार ने उसी को 1 लाख को 5 लाख की वो सीमा कर दी कि 5 लाख रुपए तक आपका जो पैसा है वो सिक्योर्ड है, यानी सरकार की गारंटी है। सरकार की गारंटी क्या है कि बैंक ही उस 5 लाख की इंश्योरेंस करवाते हैं। क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बैंक उसका जो प्रीमियम है वो पे करते हैं। पर यूजर 5 लाख सेफ है। हाँ, पर यूजर पर बैंक सेफ है। पर यूजर पर बैंक, यस। हाँ, तो वो उनको सुरक्षित है। तो एक लोगों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उससे आ गया कि मेरा 5 लाख। तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर को 2 बार ऐसा पत्र लिखा है कि भाई आप ये 5 लाख तो आपने कर रखा है, जिनका करोड़ों रुपए है उनकी सुरक्षा का क्या? तो हमने एक सजेशन दिया था कि आप एक डिपॉजिट इंश्योरेंस शुरू कीजिए कि भाई आप अपने गाड़ी के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी लाइफ के लिए करवाते हैं, अपने घर की, मतलब हर तरह की इंश्योरेंस। इवन तो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तब भी इंश्योरेंस है, फ्लाइट में जा रहे हैं तब हर चीज़ की इंश्योरेंस है। तो आप एक डिपॉजिट इंश्योरेंस शुरू कीजिए। तो मेरा मान लो 1 करोड़ रुपया बैंक में है, 5 लाख रुपए आप मेरे को सिक्योरिटी दे रहे हो, 95 लाख रुपए की मैं हाँ 95 लाख पर रिस्क है। तो उसकी मैं एक मिनिमम प्रीमियम दे के मैं अपनी एक सिक्योर कर सकता हूं उसको। तो सरकार अभी उसके ऊपर एक्चुअली क्या है कि भी सरकार में भी जो डिसीजन मेकर जो लोग हैं वो कई बार इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हालांकि यहाँ 5 लाख से 10 लाख करने के लिए सरकार बात कर चल रही है, लेकिन वो 5 लाख से 10 लाख करते हैं तो वो कॉस्ट जो है बैंकों पर ही आने वाली है। तो हमने कहा बैंक मत भरें उसको, लोगों से ले लें। हाँ, लोग अपना इंश्योरेंस, जिसको लगता है कि भाई मेरा मनी मेरा सेफ रहे, तो वो एक छोटा सा प्रीमियम, क्योंकि वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। भाई मैं 95 लाख रुपए पर बैंक से इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, तो मैं उसमें सोचूंगा 2000 3-4 हजार मैं साल का देकर एक इंश्योरेंस ले लूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी का भी एक अच्छा काम हो जाएगा, या वही क्रेडिट, सरकार की लायबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी फिर। हाँ नहीं लायबिलिटी भी देखो, कस्टमर का जो एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना बैंक में, उससे क्या होगा। अभी जो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि भाई पर्टिकुलर सीनियर्स लोग या रिटायर, वो कहते हैं मैं सारा पैसा बैंक में डाल दूंगा, वो डूब ना जाए, वो इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं। वो किसी प्राइवेट कंपनी के पास जहाँ से रिटर्न ज़्यादा आता है वहाँ करते हैं, फिर छोटे छोटे प्राइवेट बैंकों में कर देते हैं, कहीं चिट फंड में कर देते हैं, वो पैसा डूब जाता है, या कहीं शेयर मार्केट में लगा देते हैं, वो सबको नॉलेज नहीं है। तो उससे क्या है कि लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बैंकों के पास डिपॉजिट आएगा, लिक्विडिटी की जो इशू है वो बैंकों को ख़त्म होगा, और बैंक उस पैसे को रिफाइनेंस करेंगे, तो उसमें सबका बेनिफिट होगा। तो अगर ये सरकार अगर सोचती है सरकार, तो एक अच्छा कदम मुझे लगता हो सकता। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि बैंक डूब जाते थे, बड़े बैंक तो आज चलो नहीं डूबते हैं, लेकिन कई सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, छोटे छोटे बैंक हैं, आज भी डूबते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब बैंक आज भी डूब रहे हैं, तो डूबने पर लोगों के पैसे आज भी डूब जाते हैं क्या? तो सवाल ये भी है कि क्या पैसा सेफ है लोगों का बैंक में आज भी? नहीं, बिल्कुल पैसा सेफ है। मैंने बताया कि अब सरकार की सोच बदल गई है। अब पहले भी ऐसा होता था, अब सरकार बैंकों को डूबने नहीं देती। कोई भी बैंक ऐसी, अब जैसे यही कोऑपरेटिव बैंक आया, न्यू कोऑपरेटिव बैंक, उसकी हालत खराब थी, वो डूब सकता था, लेकिन सरकार ने उसको क्या किया, उसको सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, जो कि बड़ा एक अच्छा बैंक है, उसमें मर्ज करवा दिया।
तो इन लोगों का पैसा सेव हो गया। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को एक बड़ा नेटवर्क मिल गया। तो उस एफर्ट से सरकार के सभी लोगों का फायदा हो गया। ये बैंक बच गया, लोगों का पैसा बच गया, और सारस्वत बैंक को एक बना बनाया नेटवर्क जो है और मिल गया। हाँ, उनको क्योंकि अगर उसमें कुछ लॉस था तो वो सरकार उसका देखती है कि किस प्रकार से उसको किया जा सकता है। लेकिन सरकार आज की डेट में कुछ छोटे मोटे कोऑपरेटिव बैंक डूबते हैं तो वो उसका एक अलग है, लेकिन कोई भी प्राइवेट बैंक को या सरकारी बैंक को सरकार आज डूबने नहीं देती। लेकिन बात ये है ना कि चलिए प्राइवेट बैंक नहीं डूब रहे, बड़े बैंक नहीं डूब रहे, लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक डूब रहे हैं उसमें तो लोगों का पैसा डूब रहा है ना। अभी क्या है कि अभी तक ये जो कोऑपरेटिव बैंक थे ये सारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है इनको गवर्न करती थी, मतलब ये इनका फाइनेंस मिनिस्ट्री से या इससे कोई मतलब नहीं था। अभी जो नया एक मंत्रालय बना है कोऑपरेटिव का, होम मिनिस्टर के पास ही है, तो वहाँ पर क्या है कि ये सभी कोऑपरेटिव बैंक जो हैं उस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के अंडर अब गवर्न हो रहा है। तो उसका जो देखभाल है जो है वो अच्छी तरह से हो रही है। जो हो चुका वो हो चुका है। तो इसका मतलब क्या ये है कि आने वाले टाइम में अब कोऑपरेटिव बैंक में नहीं डूबेंगे? मतलब सरकार की कोशिश तो यही है कि भाई जहां पर भी गलती होती है उसको पकड़ा जाए। लेकिन क्या होता है ना, अब वो कोऑपरेटिव बैंक बड़े छोटे स्केल पर होता है। अब उसके अंदर जो है वहाँ के लोकल लोग वो उसमें रहते हैं, और लोग भी वहाँ से पैसा लेकर बैंक को नहीं देते। मतलब ये नहीं कि बैंक की गलती के कारण, लेकिन क्योंकि बैंक का रेगुलेशन जो है इस तरह का है। लेकिन अब आस्ता आस्ता उसको भी रेगुलेट जो है सरकार जो है कर रही है, ताकि कोऑपरेटिव बैंक भी ना डूबे, और समय रहते अगर उसमें कोई समस्या आए तो उसको ध्यान दिया जा सके। पीछे कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था कि फर्जी बैंक्स बना करके लोग कौन सा स्टेट था वहां चला रहे थे। तमिलनाडु में स्टेट बैंक की एक ब्रांच थी। अब क्या है कि इंटीरियर में ये इस तरह की आजकल चीजें क्या है ना, जो फ्रॉड करने वाले हैं ना वो नए नए तरीके ढूंढते हैं, तो कुछ भी ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने एक पूरा ब्रांच ही क्रिएट कर दी। अब लोगों को क्या पता कि भाई ये असली ब्रांच है या नकली ब्रांच है। भाई लोग तो ये समझते हैं आपने स्टेट बैंक का सिंबल, स्टेट बैंक का नाम, स्टेट बैंक का सारा कुछ, वही पूरा पैटर्न आपने वहां पर शुरू किया, और वहां कोई और स्टेट बैंक है नहीं। था वो सारा फर्जी फर्जी था वो। कैसे पकड़ा गया था वो? भाई जब लोगों को लगता है कोई ट्रांसफर है या कुछ पैसा कहीं उसको रिटर्न नहीं मिल रहा, तो भाई चोरी जो है वो एक ना एक दिन पकड़ी जाएगी। लेकिन ये है कि भाई जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखने को, जनता क्या है कि जनता को भी हम भी बार बार लोगों को कहते हैं कि भाई अवेयर रहिए। भाई बैंक में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं कि ये नहीं कि आपने बैंक में किया तो बैंक के ऊपर आप छोड़ दीजिए। तो इवन तो लोगों को ये कहते हैं कि भाई अभी आप देखिए आजकल क्या है कि हाउसिंग लोन बहुत सारे लोग लेते हैं। लोगों को लगता है कि हाउसिंग लोन ले लिया, मकान ले लिया, 30 साल का हाउसिंग लोन है और 30 साल चलेगा। 30 साल के बाद जब वो लोन क्लियर हो गया और वो ब्रांच में जाते हैं बैंक में, तो उनके प्रॉपर्टी के पेपर नहीं मिलते उनको। हाँ, वो कहीं और पड़े होते हैं। वो कारण क्या है कि 30 साल में उस बैंक की वो ब्रांच हो सकता है 4-5 बार शिफ्ट हो गई हो। स्टाफ तो हर 2-3-4 बदल जाता है। तो हमने लोगों को ये सजेशन दिए कि पब्लिक को ये करना चाहिए कि जब भी हाउसिंग लोन लेते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी के, उसको आप एक सेट बना के उसको नोटरी करवा के आप अपने पास रखिए। और बैंक को भी वो करना चाहिए कि जिसका हाउसिंग लोन है उसको एक सेट वो जो है अटैच करके कि ये ओरिजिनल। लेकिन समस्या कहाँ है इसमें? भले बैंक के ब्रांच में नहीं है वो हाउसिंग लोन के डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, लेकिन उनका एक सेंट्रल डिपॉजिटरी तो होता है, वहां पे रखते हैं। ऐसा ये नहीं है अभी।
नहीं है सर। हाँ, देखिए प्राइवेट बैंकों ने ये जो आपका रिटेल लैंडिंग जैसे कहते हैं लोन है, उसके अलग सेटअप शुरू किए। सरकारी बैंकों ने उसको बहुत बाद से शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी वो कई बार पॉलिसी चेंज होती रहती है कि भाई वहाँ पर वो सिर्फ सैंक्शन करेंगे, डिसबर्स ब्रांच में होगा। अगर ब्रांच में डिसबर्स होगा तो डॉक्यूमेंट्स भी ब्रांच लेगा। फिर पॉलिसी आती है नहीं, डिसबर्स भी वो रिटेल सेक्शन जो है वही करेगा। अब वहाँ पर भी तो उस तरह की समस्या है ना। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि 20 साल तक ईएमआई भरने के बाद आदमी जब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेने बैंक जाए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट गुम हो चुके हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल होता है ना, बहुत बार होता है। हाँ, मतलब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट गए, मिलेंगे ही नहीं। हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ कि आप वो ब्रांच 2 बार 3 बार शिफ्ट हो गई, क्योंकि ब्रांच का जो प्रोमाइसिस है वो रेंटेड रहता है, या अगर रिटेल का भी रहेगा तो रहेगा। तो बैंकों को भी उसको जो है इस तरह के उसके लिए एलमीरियाज को अरेंज करना चाहिए, फायर प्रूफ हो। नहीं तो ऐसे में होता क्या है, अगर किसी के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट गुम हो गए फिर क्या होगा? फिर उस आदमी को कैसे मिलेगा? फिर बैंक क्या करेगी उसके लिए? नहीं, बैंक के पास कुछ तो डॉक्यूमेंट उसके पास होंगे, कुछ बैंक के पास होंगे। तो बैंक एक उसको वो देता है कि भाई लेटर कि भाई आपका जो लोन था हमारे यहाँ क्लियर हो गया और आपके पेपर जो है जो भी हैं मिसप्लेस हो गए या कुछ है, तो ताकि अथॉरिटी उसको जो है वो डुप्लीकेट पेपर बना के दे दे। अच्छा, ओके। तो इस केस में मतलब ग्राहक का नुकसान नहीं होने देती बैंक? नहीं होने देती मैं कह, लेकिन उसके लिए बैंकों को वो करना चाहिए। वैसे ही गोल्ड का है, आजकल गोल्ड लोन बहुत पॉपुलर है, लेकिन बैंकों के अंदर गोल्ड जो है, जब आप लोन लेके आ गए गोल्ड के तो वो गोल्ड बैंक, आपने पीछे देखा कि कई बार उसके ऊपर बैंकों में डकैती हो गई, गोल्ड लोन ही चोरी हो गया। अब वो उसको भी बैंकों में रखने के लिए कोई एक ऐसा साइंटिफिक मेथड होना चाहिए कि हर आदमी का अलग अलग जो है, हालांकि वो पाउच बना के कुछ बना के रखते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक कोई इस तरह का सिस्टम चाहिए। गोल्ड के जेवरात तो आदमी के इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। कोई अपने माँ के गहने, वाइफ के गहने, घर वालों के गहने डिपॉजिट कर रहा है बैंक में और उसके बदले लोन ले रहा है और वो गहने मिसप्लेस हो गए, तो इसलिए उसमें भी ग्राहकों को जो है, हालांकि वो तो पूरी बैंक की जिम्मेवारी है कि जितना उसने गोल्ड दिया है। तो ऐसा किस तरह के बैंकों में होता है मिसप्लेस? बड़े बैंकों में भी होता है क्या? नहीं, बड़े मतलब बड़े की बात नहीं है, बात है कि भाई वो अब कोई छोटी जगह पर ब्रांच है, वहाँ डकैती हो गई, ठीक है ना, वो लॉकर में तो है लेकिन वहाँ से चोरी हो गया वो। अब उसमें कई बार ये देता है कि भाई जो कोई लोकल जो एम्प्लॉई है आपका, बहुत सारे एम्प्लॉई आउटसोर्स रहते हैं, मतलब उनका ऐसे ये कभी आए कभी चले गए, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है वो बैंक के। हाँ, तो वो आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर देंगे। तो ये डकैती के जो भी केस आए उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। तो ऐसी डकैती के बाद जिसने गोल्ड लोन लिया है उसको कभी तो उसके जेवर मिलेंगे नहीं? गोल्ड मिलेगा उसको, वैल्यू मिलेगा, वो जेवर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए उनको भी करना चाहिए। और जो लॉकर में भी सामान रखते हैं, हम लोगों को बार बार कहते हैं कि भाई जो आपने सामान रखा है, अब वहाँ बैंक में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई आप कोई डिस्क्लोज करो कि भाई ये सामान मैं रख रहा हूँ। तो क्या बैंक लॉकर भी सेफ नहीं है? नहीं, बैंक लॉकर सेफ है, लेकिन अगर डकैती हो गई, सेंधमारी करके डकैतों ने बैंक में घुस के लॉकर तोड़ लिए, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जब भी लॉकर में सामान रखते हैं तो उसका कोई पिक्चर लेकर, वीडियो बनाकर, ताकि आपको पता हो कि कल को कहीं क्लेम लेना है। क्योंकि अगर कोई ऐसी डकैती हो जाती है या ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो बैंक आपको जो है कंपनसेशन देता है, लेकिन वो कंपनसेशन सारे सामान का नहीं है। मैंने जो सुना है कि 100 गुना तक देता है। जो आपका ईयरली रेंट है, ईयरली,
क्योंकि ईयरली रेंट का, ईयरली रेंट लेट्स का सपोज 1200 रुपए है, 1200 है तो 1,20,000। लेकिन क्या पता करोड़ों का सामान रखा हो, वो तो गया फिर। तो इसलिए मतलब चीजें हैं वो जनरली नहीं होता, तो मतलब सेफ तब तक है जब तक बैंक में मिस हैपनिंग नहीं हुई है। हाँ, बैंक में अगर मिस हैपनिंग हो गई तो आपका लॉकर भी सेफ नहीं और बैंक की गलती के कारण हुआ तो आपको वो मिलेगा। अगर बैंक की गलती नहीं है, मतलब भूचाल आ तो गया वो भी जो मुआवजा जो मिलने की बात है वो भी 100 गुना तक, मतलब 1200 का रेंट है तो 1,20,000 बस, उसके ऊपर का नहीं, उसके ऊपर नहीं। तो ऐसे में तो मेरे को लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा रखना ज्यादा सेफ है बैंकों में पैसे रखने से, या लॉकर में चीजें रखने से। नहीं, लॉकर में क्या है ना, जैसे ज्वेलरी है, अब हर आदमी अपने घर में लॉकर नहीं लगा सकता भाई, हमारा ट्रस्ट है ना। कई बार कई लोग पॉलिटिकल लोग बैंकों पे अटैक करते हैं, बैंक के ऊपर या बैंक के ऊपर, तो हम उनको कहते हैं भाई बैंक के ऊपर, बैंक की वर्किंग के ऊपर अटैक मत करो, क्योंकि बैंक का जो ट्रस्ट है ना वो बना रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया तो पब्लिक इकोनॉमी हिल जाएगी, इकोनॉमी हिल गई, पब्लिक खड़ी हो जाएगी बैंकों के बाहर लाइन लगाकर पैसा निकालने के लिए, और बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए ट्रस्ट जो है ना बैंकों का वो बने रहना चाहिए, चाहे छोटे हों बड़े हों। सरकार का भी रोल है, बैंकों का भी रोल है, और जो पॉलिटिकल लोग हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट। लेकिन एक बात बताइए, कितना ट्रस्ट करें बैंक पे? क्या अपनी पूरी संपत्ति आदमी बैंक में रख के छोड़ सकता है? इतना ट्रस्ट है, पूरी जिंदगी की कमाई वो बैंक में रख सकता है? अभी तक तो लोग कर ही रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ ना कि वो 1% भी ऐसे केसेस नहीं है, 0.01% केसेस होते हैं इस तरह के, मतलब जो अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि भाई डकैती हो गई या कुछ चोरी हो गई या कुछ हो गया। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब क्योंकि बैंक में जो स्टाफ भी काम करता है वो सब ट्रस्टेड, क्योंकि एक तो वो परमानेंट एम्प्लॉइज रहते हैं, फिर ट्रस्ट रहता है, फिर उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि चेक और बैलेंसिंग का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि भाई सबके ऊपर उसको नजर रहती है। अच्छा, अभी एक खबर भी आई थी, काफी दिनों तक वो खबर चल रही थी और इन दिनों भी चली रही है, कि बैंक से पैसा खाली हो रहा है। एक आम आदमी बैंक से पैसा निकाल करके स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहा है, जिसके बाद इसकी वजह से बैंकों के पास फंड्स की कमी लगातार होती जा रही है। ये बात सच है? बिल्कुल। क्या है, रिजर्व बैंक भी बार बार बैंकों को कहता है कि भाई आपका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो कम हो रहा है। हाँ, अच्छा। और जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो लोन लेने वालों की, वो ज़्यादा है। तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिपॉजिट और इसमें जो है वो बैलेंस बराबर। तो वजह क्या है? क्या यही वजह है कि पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है? हाँ, लोगों का इंटरेस्ट रहता है ना कि भाई मार्केट में लगाए, म्यूचुअल फंड में, क्योंकि बैंक में तो आपको एक लिमिटेड इनकम, फिक्स लिमिटेड इनकम मिलती है, और वो भी जब रेट कट होते हैं, एफडी के रेट्स गिरते हैं, एफडी के भी रेट और बैंक से पैसा निकालेंगे लोग। हाँ, तो वो कर लेते हैं। इसलिए सीनियर सिटीजन बहुत सारे हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन के उस एज में इधर उधर भटकने से मुझे लगता है ठीक नहीं है। बैंक में थोड़ा मिल जाए वो अच्छा है। और भी स्कीम्स हैं बैंक में, भाई सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम है, तो उसमें कम से कम उनको एक अच्छा रिटर्न उसमें मिल जाता है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, बैंक से डिपॉजिट कम हो रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या कर सकती है सरकार इसमें? सोल्यूशन मैंने पहले ही बताया ना कि डिपॉजिट इंश्योरेंस को शुरू करने की जरूरत है। और दूसरा ये डिपॉजिट इंश्योरेंस से ये हो जाएगा कि आदमी अश्योर हो जाएगा कि मेरा पैसा सेफ है। हाँ, अभी वो अश्योरिटी नहीं है। और दूसरा ये जो रेट कट करके हम उनको बेनिफिट देते हैं, तो वहाँ भी ऐसी कोई स्कीम चाहिए कि भाई आपको, क्योंकि बैंक अभी भी जब पैसा की रिक्वायरमेंट होती है तो मार्केट से पैसा उठाते हैं और उसका रेट ज़्यादा पे करते हैं। तो इसलिए उससे अच्छा कि भाई वो डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करते रहें कि भाई आप, अब वो भी डिपेंड करता है कि बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। भाई जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह के उसके ऊपर फोकस करेगा। ज़्यादातर बैंक जो है कासा के ऊपर फोकस करते हैं। किसके ऊपर? कासा, करंट
अकाउंट और हाँ। सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट है ओके। वो लो कॉस्ट है। भाई करंट अकाउंट में तो आपको कोई कुछ बैंक मिलता ही नहीं है। देते नहीं। सेविंग में अभी 3 या 3.5% है। अब 3.5% लेके और वो 9, 10, 11, 12 पर भी देते हैं, तो उनका फोकस जो है वो उस पर रहता है। तो जनरली कैंपेन जो चलाए जाते हैं बैंकों में इसलिए चलाए जाते हैं कि भाई डिपॉजिट बढ़ाओ, डिपॉजिट में भी कासा को आप करंट अकाउंट खुलवाओ, सेविंग अकाउंट खुलवाओ, एफडीज प्रमोट ना करो। नहीं, प्रमोट की बात नहीं है, वो भी है। मैं बता रहा हूँ कि बैंक को कैसा फंड चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म एफडी भी चाहिए। सेविंग का तो कोई फिक्स नहीं है ना कि आज है कल निकल जाएगा। तो अभी जैसा हमने बात की कि बैंक को अट्रैक्टिव स्कीम्स लाने चाहिए, तो हो रहा है कुछ ऐसा? बैंक्स कर रही हैं इस डायरेक्शन में काम? बैंक अभी क्या है कि नए जिसे कहना है ना प्रोडक्ट, आज उसको हम स्कीम ना कह के प्रोडक्ट, बैंक उनको प्रोडक्ट कहता है कि वो लॉन्च करते रहते हैं। मतलब एक ही चीज को कई बैंक क्या कहते हैं कि भाई सेविंग में पैसा रखो, आप सेविंग से आप एफडी भी कन्वर्ट कर सकते हो। भाई आपको पैसा नहीं चाहिए तो आप उसको इतना पैसा तक आप जब हो जाएगा तो वो एफडी में चला जाएगा। टर्म एफडी जिसको कहते हैं, है टर्म एफडी। नहीं, टर्म नहीं है वो, शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं कि भाई जो ऑटो एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। वो जब भी जरूरत होगा पैसा निकाल भी सकते हैं। तो उस तरह की कुछ ना कुछ इनोवेटिव स्कीम जो है बैंक लाते रहते हैं और लाना भी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना है। तो ये काफी है, इससे डिपॉजिट बढ़ जाएगा बैंक का? नहीं, इससे नहीं। बाकी तो सर्विस भी बहुत मैटर करता है कि बैंक जो है वो कैसी सर्विस लोगों को दे रहे हैं। आज बैंकों में कंप्यूटर हैं, कोई समय तक कंप्यूटर नहीं थे, मैनुअल था सारा कुछ। तो हमने तो वो दौर भी देखा है कि बड़े बड़े लेजर सेविंग के, करंट के, मतलब उनको उठाना भी मुश्किल होता था। और आज तो उसके बाद जब कंप्यूटर आए हैं 93 के करीब, वो कंप्यूटर आने के कारण आज बैंकिंग की वर्किंग तो सरल हो गई है, लेकिन जो एक सर्विस विद स्माइल थी ना वो चली गई है। कस्टमर बैंकर का जो रिलेशन था वो खत्म हो गया। भाई आप कभी बैंक जाते हैं? नहीं जाते ना? नहीं। ठीक है, आप मोबाइल पे सारा कुछ कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, कस्टमर बैंक में जाता था, जो स्टाफ है उससे बात करता था, आपस में कुछ रिलेशन होते थे। अगर स्टाफ ने एक अच्छी सर्विस दी तो बैंक का जो एक इमेज है वो बढ़ जाती थी। आज तो वो सर्विस तो है लेकिन स्माइल नहीं है, क्योंकि मशीन सर्विस कर रही है। अच्छा, मशीनों ने आदमियों को रिप्लेस कर दिया। नहीं, रिलेशनशिप मैनेजर मिले तो होते हैं। हाँ, सबको नहीं होते। ऐसा है कि वो हर नहीं होते। हाँ, ठीक है। अब पहले क्या था कि अगर छोटा भी कोई कस्टमर है तो वो भी काउंटर पे गया तो उसको साथ पहले क्लर्क के पास जाएगा। लेकिन ये परेशानी का कारण भी तो है, कौन जाना चाहता है बैंक, और वो भी एसबीआई जैसा बैंक हो तो एनी टाइम लंच टाइम ही चलता रहता है। नहीं, देखिए, हाँ, आपने एक लंच टाइम वाली अच्छी बात बताई है। ये भी बैंक क्या है, सरकारी बैंक ना प्राइवेट बैंकों को फॉलो कर रहा है। अब वो कई बार ना तो प्राइवेट बन पाते हैं और ना सरकारी रह पाते हैं। अब देखो, प्राइवेट बैंकों में कितना कस्टमर आते हैं? बहुत कम, बहुत कम। और जो आएगा वही क्लास कस्टमर होगा। उसको आपने कहा कि, और वहां पर वो आने के बाद वो टोकन लेता है, बैठ जाता है, सारा कुछ। बैंकों ने भी वो उसको फॉलो शुरू किया, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो टोकन मशीन ये वो सब गायब हो गई। वहां फिर वो क्यू वाला और सारा सिस्टम। अब इन्होंने भी क्या किया कि कोई लंच टाइम नहीं होगा। लंच टाइम नहीं होगा तो आपके पास स्टाफ ही नहीं है। एक ब्रांच में मान लो 3 या 4 टोटल स्टाफ है, और आपने कहा लंच टाइम नहीं है, तो वो लंच कब करेंगे? भाई अल्टरनेटिवली कोई तो करेगा। हाँ, कोई जाता रहेगा, कोई आता रहेगा। मान लो कैश वाला लंच पे चला गया, कस्टमर आ गया, वो कह रहा है आपका तो लंच टाइम ही नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय क्यों नहीं है? तो वो अननेसेसरी बैंकों ने ये जो है ना कि हमारे यहाँ कोई लंच टाइम नहीं, ये पागलों जैसी ये
हमारे यहाँ ना बैंकों में कुछ लोग आते हैं, वो सोचते हैं मैं इनोवेटिव कर रहा हूँ। इनोवेटिव नहीं कर, वो बैंकों की इमेज खराब कर रहे हैं। पहले एक टाइम आया कि 7 days बैंकिंग, बस 7 दिन बैंक खोलेंगे, तो अल्टरनेट लोगों को छुट्टी दी जाती थी। अरे भाई उसकी जरूरत क्या है? बाद में उसका कंसेप्ट खत्म हुआ। फिर उन्होंने शुरू किया कि भाई रेजिडेंशियल एरिया में 8 बजे से 9 बजे से ब्रांच ओपन होगी, शाम तक रहेगी। फिर आया कि स्प्लिट, सुबह से 8 से रात 8 बजे तक 2 शिफ्टों में ब्रांच। अरे भाई इतना कस्टमर थोड़ी है। मतलब इस तरह की जो इनोवेशन जरूरी है, रिफॉर्म जरूरी है, लेकिन लॉजिकल होनी चाहिए। आपके पास स्टाफ कहाँ है? अभी आप देखो, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी पीछे एक डाटा आया, 1 लाख से ज्यादा आउटसोर्स एम्प्लॉइज है। आउटसोर्स एम्प्लॉइड है। ओके। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। हाँ। किसी एजेंसी के थ्रू है। आप ब्रांच में जाओ, पहले क्या होता था, हम गार्ड बाहर मिलता था, वो बैंक का गार्ड होता था, वहाँ एक स्वीपर होता था, एक सब स्टाफ 4th क्लास होता था। ये 3 मिनिमम ये तो थे। आज वो कोई भी नहीं है। गार्ड की जगह कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, वो प्राइवेट गार्ड आ रहा है। स्वीपर है नहीं, वो भी आउटसोर्स कर दिया। पीएन है नहीं। अब कौन काम करेगा? वो कुल मिला के एजेंसी को दे दिए। किस लिए? कॉस्ट कटिंग के लिए। अरे भाई कॉस्ट कटिंग मत देखो आप। बैंक एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती है, तो नौकरियां देने में क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जब रेट्स घटाती है बैंक, इंटरेस्ट रेट, उसके बाद होम लोन वाले रेट घटते नहीं है। होम लोन पता चल रहा है उतना ही जा रहा है और उतना ही साल तक जा रहा है। और जब मतलब आपको अपना इंटरेस्ट रेट घटवाने के लिए बैंक को फोन करना पड़ता है। उसमें क्या है कि 2 तरह के सिस्टम है बैंक में। होम लोन हो या रिटेल लोन हो, कार लोन हो, कि एक तो फ्लेक्सी है और एक फिक्स है। आप कौन सा चूज करते हो लोन लेते हुए? नहीं, फिक्स तो चलो ठीक है, उसमें ना घटेगा ना बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट फिक्स है। लेकिन फ्लेक्सी में भी नहीं घटाते। हाँ, क्या है ना, फिक्स में भी बैंक चाहे तो आपको रिबेट दे सकता है, रिलीफ दे सकता है। बैंक क्या है, बैंक बिजनेस माइंडेड आदमी, मतलब जबकि गलत है, उसको तो 2 पैसे बच रहे हैं ना। आपको अगर वो रिलीफ दे देगा तो उसका नुकसान ही है ना। तो कहता है जब तक चल रहा है चला लो, वो जबकि गलत है। सरकार ने अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, आरबीआई ने कम कर दिया, तो उसको कस्टमर को देना चाहिए ना। जब रेपो रेट लिंक्ड जो भी लोन है, उसका इफेक्ट उसके साथ ही आना चाहिए। साथ ही आना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन वो बैंक खा रही होती है तब तक? नहीं, वो तो बेनिफिट वो उठा ही रही है ना उसका। ये सही है? ये नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या, आप जो चार्जेस हैं, अभी देखो बैंकों ने, बहुत सारे बैंकों ने मिनिमम बैलेंस वाला खेल खत्म कर दिया। लेकिन उससे पहले कितना कमा लिया उन्होंने? मिनिमम बैलेंस के नाम पर भी, और भी आप बैंक में अभी सिर्फ इस चीज का चार्जेस नहीं है कि आप बैंक में जाओ तो आपको कोई चार्ज नहीं है, नहीं तो हर चीज का चार्जेस है। अरे भाई ये हर चीज का लेते हैं ये। बैंक अगर अपने इनकम में देखेगा तो वो मैक्सिमम चार्जेस है। तो उसके ऊपर भी कुछ लिमिट होनी चाहिए सरकार की, रिजर्व बैंक की तरफ से। हालांकि रिजर्व बैंक कहता है कि भाई हमारा इसमें कोई रोल है। अरे आपका रोल कैसे नहीं है कि भाई कोई तो लिमिट होनी चाहिए भाई चार्जेस की। भाई ठीक है, आज जो भी सर्विस दे रहे हैं वो कॉस्ट है, हर सर्विस की कॉस्ट है। कारण क्या है कि आज सब कुछ ऑनलाइन वाला मतलब सिस्टम में है, और सिस्टम के अंदर जो भी उसको मेंटेन करने के लिए उसको सारा कुछ कॉस्ट आती है। लेकिन एक नॉमिनल चार्जेस जो है भाई, प्राइवेट में और सरकारी में जो फर्क है, वो फर्क तो रहना चाहिए ना। आप भी अगर सोचो कि हम भी प्राइवेट की तरह जो है, तो फिर ग्राहक क्या करेगा? कस्टमर तो, और प्राइवेट की तरह तो सर्विस भी कम से कम प्राइवेट की तरह देना। नहीं, वो इसलिए नहीं। आज मैं देखता हूँ एसबीआई का, आप कस्टमर केयर फोन मिला लीजिए, आदमी रो ना दे तो कस्टमर केयर बात करते करते
रो देगा वो, तब जाके कस्टमर केयर से बात होगी। और इन दिनों तो हो सकता है सिस्टम जो आदमी देख रहा होगा, मैं तो यूज नहीं करता SBI बहुत टाइम से, आज से 10 साल पहले तो और ज्यादा कंडीशन खराब थी। हाँ नहीं, अभी देखो क्या हो गया है कि मैंने बताया ना कि भाई जिस तरह से स्टाफ कम होता गया, भाई वो जो प्रेशर है, भाई बिजनेस तो बैंकों का बड़ा है, हाँ, वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन स्टाफ कम हुआ है। भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली बैंक है SBI। हाँ, सबसे ज्यादा ATM है इनके। 1 लाख में मैंने बताया कि आउटसोर्स हैं तो 64,000 उसमें से स्टेट बैंक में आउटसोर्स हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड है, यानी जो एजेंसी के थ्रू हैं। बाकी हर ब्रांच में आपको 1 या 2 ऐसे मिलेंगे जो कि कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, उनको कोई स्लिप डाल के, कोई खर्चा डाल के 500-200 रुपए दे दिए जाते हैं। भाई काम तो करवाना ना आपको, तो आप इन सब चीजों को ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाते हो? वो खतरनाक है। अभी सभी बैंकों ने क्या हुआ कि अभी अप्रेंटिसशिप शुरू किया। सरकार ने कहा कि हम युवाओं को एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देंगे। वो पहले से थी, बाद में वो उसका टाइम बदला कि 1 साल की होगी। अच्छी बात है, आप दीजिए, क्योंकि युवा हैं आपके पास, उनके पास नौकरी नहीं है, तो आप उनको ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप जो होती थी वो इंडस्ट्री के लिए होती थी कि इंडस्ट्री में अप्रेंटिस रखे जाएंगे, वो स्किल ट्रेनिंग देंगे, 1 साल के बाद उनमें से कुछ लोगों को कंफर्म कर दिया जाएगा, वो जिनको कंपनी को लगेगा कि वो उसमें रख लेंगे। अब बैंकों में आपने जो भर्ती की जगह पर आपने हर बैंक 3,000 4,000 हर साल के ऐसे 6,000 अप्रेंटिस रख रहा है। कहने का मतलब दिहाड़ी मजदूर रखे हुए हैं बैंकों ने। अब वो 15,000 रुपये आप उनको दोगे, उसमें से कुछ सरकार देगी, आप उनसे क्या काम कराओगे, क्या ट्रेनिंग दोगे उनको? आप उनको सिस्टम में नहीं बैठा सकते। अगर सिस्टम में बैठाओगे तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो ऐसा सेंसिटिव एरिया है बैंकिंग, जहां पर कि आप आउटसोर्स स्टाफ कहीं भी कुछ कर सकता है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपका परमानेंट एम्प्लॉई है, उसको चार्जशीट कर सकते हो, उसको पनिशमेंट कर सकते हो, उसका क्या करोगे? उसके पास तो पल्ले कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल सही। आप ये देखो कि अभी जितने भी फ्रॉड होते हैं, बैंकिंग फ्रॉड या साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उसके अंदर जो बैंकों के अकाउंट यूज होते हैं, वो तो होते हैं ना, वो ज्यादातर प्राइवेट बैंकों के हैं। वो अकाउंट मतलब प्राइवेट बैंकों के अकाउंट्स में वो फंड्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। अब वो अकाउंट कैसे खुलते हैं? सब एजेंटों के थ्रू। कोई वेरिफिकेशन ढंग से, कोई ऑथेंटिकेशन तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? अगर हमने तो कहा है कि भाई आप एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब पैन कार्ड इनकम टैक्स वाले पैन कार्ड से सब कुछ निकाल सकते हैं ना, तो आप भी आधार बेस्ड ऐसा एक सिस्टम बना दीजिए बैंकिंग में कि अगर मेरा एक अकाउंट है और मैं किसी दूसरे बैंक में अकाउंट खोलने गया, मेरा आधार वहां डला तो वो दिखाएगा भाई इसका इस बैंक में अकाउंट है। तो क्यों नहीं हो सकता? आज तो ये डिजिटल का युग है, तो वो फर्जी अकाउंट नहीं खुलेगा। अब बैंकों ने एक BC मॉडल और खोला होगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अच्छा। वो पान वालों को, ऐसे दुकान वालों को दे दिया कि भाई तुम अकाउंट खोल सकते हो। ओके। उनको कुछ कमीशन बैंक देते हैं। वो कैश का काम भी करते हैं, जमा भी करते हैं। भाई आप तो फ्रॉड करवा रहे हो। अब ये जितने भी ये म्यूल अकाउंट खुलते हैं या ये मैक्सिमम उनके थ्रू भी खुलते हैं। कारण क्या है कि वो सब आधार बेस्ड अकाउंट खुलते हैं वहाँ पर, आपका स्कैन होकर। ठीक है। अब बेचारा अनपढ़ आदमी है, कोई क्या है, वो वहाँ खोलने गया कि भाई मेरा अकाउंट खोल दीजिए, और उसने अंगूठा का तो नहीं आपका ये अंगूठा तो लग गया, सिस्टम काम नहीं कर रहा, अकाउंट नहीं खुल रहा आपका। अच्छा, अंगूठा ले लिया। हाँ। और बोला सिस्टम काम नहीं कर रहा। उसका अकाउंट खुल गया। हाँ। उसकी पासबुक बन गई। हाँ। वो उनके पास आ गई, वो पासबुक 15,000 में बिक गई, वो अकाउंट बिक गया 15,000 में। हाँ जी। हाँ। ये जितने साइबर फ्रॉड के अकाउंट जो जब पकड़े जाते हैं, तो ऐसे अकाउंट्स में वो पैसा ट्रांसफर होता है, क्योंकि उनको तो बहुत जल्दी अकाउंट आगे पैसा ट्रांसफर करना होता है। तो ऐसे क्यों अकाउंट खुल सकता है भाई किसी का?
मतलब बैंकिंग में लूप होल्स इतने ज्यादा हैं आज भी। साइबर फ्रॉड में दो ही तरीके हैं बैंक फ्रॉड करने की। एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक आपका इसका फोन का सिम चाहिए। तो सिम देते हुए क्यों नहीं सिक्योरिटी अपनाई जाती भाई? क्यों ऐसे कोई भी बाजार में खड़े होकर सिम बेच रहे हैं? भाई ये दोनों फ्रॉड के लिए तो यही चाहिए ना, आपका बैंक अकाउंट और सिम। तो यानी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर फ्रॉड को कैसे रोकोगे आप? ये जो आउटसोर्सिंग है, ये जो ठेकेदारी है, ये उस जगह ठीक है जहां पर कहीं फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, बैंकों में तो लोगों का वो तो डायरेक्ट फाइनेंस है। और अभी क्या है, देखिए आप सिस्टम में, हालांकि हर फ्रॉड के बाद, हर उसके बाद बैंकों में वो उसके ऊपर काम होता है, उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है। लेकिन हमारी जैसे बात हो रही है, आप जैसा बता रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बैंक इंतजार कर रहा है फ्रॉड का, फ्रॉड हो तब कुछ करें, और फ्रॉड होने का दरवाजा खोल रखा है। नहीं, सिस्टम है ना, सिस्टम में अगर किसी एम्प्लॉय का या किसी कॉन्ट्रैक्ट वाले का दिमाग खराब हुआ, उसने 2 लोगों के पासवर्ड उसको पता लग गए, तो वो बैठ के वहां से कितना भी पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर कर देगा। अभी वो आईसीआईसी बैंक में हुआ था, किस में हुआ था? वो लड़की जो कुछ तो कर रही थी, बहुत बड़ा फंड आईसीआईसी था इस साथ है। मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, अब ये सारा कुछ ना सर्वर्स के ऊपर है, और ये जितनी कंपनियां जो हैं कंप्यूटराइजेशन करती हैं, ये सब करती हैं, बैंकों को इसके ऊपर भी बहुत बड़ा खर्चा आता है कि भाई एक चीज को भी पैच लगवाना है आपको, मतलब एक चीज को तो ठीक करवाना है, हाँ जी, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए वो कंपनियां चार्ज करते हैं। तो मतलब इसलिए कई बार लोग बैंकों का खर्चा बहुत है भाई, लेकिन बैंकों की सिक्योरिटी के लिए वो जरूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बैंक में खाता खुलना और आपका फोन का सिम, ये दोनों पूरी ऑथेंटिकेशन के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि यही है आधार साइबर फ्रॉड का। तो एक बात बताइए, जैसे बैंकों के इतने लूप होल आपसे बात करने के बाद मेरे को समझ में आए, तो नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सेफ है फिर? बिल्कुल सेफ है, प्रोवाइडेड आप कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, मतलब आपकी तरफ से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो बार बार लोगों को कहते हैं भाई, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आप जिस बैंक का भी यूज करते हैं, आपके पास उसका ऐप है, आप डेबिट कार्ड को अपने लॉक करके रखिए। आप उसमें लॉक कर देंगे, आप कार्ड फेंक दो किसी को भी, वो उसको यूज नहीं कर सकता। उसमें लिमिट सेट करके रखो, पिन और जो आपका पासवर्ड है, क्योंकि 2 डबल उसमें वो है, तो दोनों ऐसे स्ट्रांग बना के रखो और किसी को शेयर नहीं करो, या मतलब। और फिर अभी पीछे एक फ्रॉड हुआ है, उसमें भी क्या होता है, जब हम फोन खराब हो गया, हम फोन वाले के पास चले गए जी, हमने सिम के साथ ही उसको दे दिया, उसने काम कर दिया, उसने कुछ उसमें डाल दिया, आपका अकाउंट खाली। मतलब आप जैसे ही करोगे, वो तो सारा कुछ उसके पास आ गया ना। वो भाई साहब कहते हैं कि डेबिट कार्ड मेरे पास है, मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया। अरे भाई, तूने कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज किया होगा, या ओटीपी, पिन, कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज किया होगा। फिर बता, नहीं वो मेरा फोन खराब हो गया था, वो ठीक करवाने गया, तो सिम भी साथ में दिया है, तो खेल तो हो गया। तो सावधानी क्या है कि सिम निकाल करके फोन दे, ऑफ करके? हाँ, जब भी ठीक करवाने के लिए देना है तो। और उसके बाद भी कोई एडिशनल ऐप तो उसमें उसने नहीं डाल दिया। हाँ, ये भी तो है, अब उसके पास फोन है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब मोबाइल रिपेयर कराना भी बड़ा टास्क है। मैं तो लोगों को ये कहता हूं कि भाई, जिस फोन के थ्रू आप बैंकिंग या नेट बैंकिंग करते हैं, उसको आप अलग रखिए, उसके अंदर बाकी कुछ आप और चीजें मत डालिए, ना देखिए, क्योंकि कब कहाँ आप कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे पता नहीं। तो इतना आप एक मेहरबानी कर लीजिए, एक फोन जो है बैंकिंग के लिए अलग रखिए, बैंकिंग के लिए आप अलग रखिए। नहीं तो चीजें और आसान होती जा रही हैं, हैक करना, उसका डेटा निकालना। वो तो 4 कदम आगे की सोचते हैं ना। अमेजिंग, मजा आया अश्विनी सर आपसे बात करके। मुझे लगता है लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। और अब समय हो गया काफी, नहीं तो मैं आपसे बहुत बात करता और चीजें समझता मैं। लेकिन बैंकिंग के बारे में ना आपने आंखें खोलने का काम किया आज, हमारा भी और लोगों का भी। चलिए, अगर हमारी
कुछ बातों से लोगों का भला होता है, तो हमारी तो सोच ही है। और आपका अगर अश्विनी सर को दोबारा बुलाने का, दोबारा इनको सुनने का मन करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा सर को इनवाइट करेंगे और बैंकिंग के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। आएंगे सर? बिल्कुल, बैंकिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम घंटों बैठ के बात कर सकते हैं, और ये सारी बातें लोगों के अवेयरनेस के लिए होंगी। हाँ बिल्कुल, हमारा उसमें भाई हम तो कहते हैं कि पब्लिक भी अवेयर हो, सरकार के भी जरा थोड़े कान तक आवाज पहुंचे, क्योंकि भला तो उसी में है ना जी। भाई सरकार अपना काम करे, जनता अपना काम करे, जनता सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू अश्विनी सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग।